हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। मैं आपका साइंस टीचर जितेंद्र नाथ तिवारी, जो केमिस्ट्री का पहला लेसन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम उसी चीज़ को, उसी चैप्टर को फिर से फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलें आगे देखते हैं इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करके। अभी तक जो आपके सामने मैंने 3 वीडियो रखे साइंस का, चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का, कैसा लगा? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आप देखना, जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट लगे ना, बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट को एक सिंपल वे में सॉल्व कराऊँ। वैसे भी मैंने काफ़ी ईजी वे में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको समझाया हुआ है, और आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट डेफिनेटली समझ में आया होगा। चलिए, तो आपको मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में अब तक क्या पढ़ाया है? पहले हमने देखा था केमिकल रिएक्शन, उसकी फीचर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। फिर केमिकल इक्वेशन के हमने टाइप्स भी देखे थे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि किसी केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। उसका एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, शायद आपने उसको यूटिलाइज भी किया होगा। तो आप दोनों तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक या एक जनरल वे में जो हीट एंड ट्रायल मेथड है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी करा दिया था, जिसमें आपको याद होगा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इवन उसके टाइप्स, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और फाइनली थर्ड वीडियो में आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। उसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब उसी पार्ट को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास में, जिसमें हमारे पास होगा हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। उसके बाद हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारे पास होगा रेंसिडिटी। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं इस पहले टॉपिक से कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन गिवन है, तो आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन सिर्फ लिख देने मात्र से सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। जैसे मान लो कि आप किसी बच्चे को मार्केट में कुछ खरीदने के लिए भेजते हो और आपने सिर्फ उसको पैसे दे दिए, भाई जा और तू बाजार से एक रजिस्टर लेकर के आ जा, और आपने उसको 100 रुपीज़ दे दिए। आपने ये नहीं बताया कि उसको जो रजिस्टर खरीदना है वो कवर्ड वाली, गत्ते वाली या बिना गत्ते वाली, लाइनिंग वाली या प्लेन वाली, एक लानी है या 2 लानी है, किस रेंज की लानी है। मतलब कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे करके आप उसको भेज दोगे तो क्या वो प्रॉपर चीज़ वो लेकर के आएगा जो आप चाहते हो, और फिर आप उसको ब्लेम करोगे कि भाई तुमने तो ऐसा लाया, तुम तो वैसा लाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखें तो हमें कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स क्या है? सबसे पहला कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को बताना चाहिए, यानी मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखो तो जो भी उसमें रिएक्टेंट्स हैं और उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके फिजिकल स्टेट को बताओ। मीन्स अगर वो सॉलिड है, फॉर सॉलिड तो आप उसके लिए ब्रैकेट में S लिखो। अगर वो लिक्विड है तो ब्रैकेट में आप L लिखो। अगर वो गैस है तो आप उसके लिए ब्रैकेट में G लिखो। अगर वाटर मेड सॉल्यूशन है, यानी पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है, तो आप उसके लिए AQ लिखो। यानी ये फिजिकल स्टेट्स होते हैं। हमारे रिएक्टेंट्स इन्हीं फिजिकल स्टेट में होंगे। कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, वाटर मेड सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखो तो क्या करना चाहिए? वी शुड मेंशन द फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे आप फिजिकल स्टेट को मेंशन करोगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, तो आप यहाँ पे S लिखो, प्लस H2O, वाटर, ये लिक्विड होता है, तो आप यहाँ पे L लिखो। तो जैसे आप इस लाइम या क्विक लाइम, इसको आप इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये सॉलिड स्टेट में है तो इसलिए हम यहाँ पे S लिख रहे हैं। वाटर हमारा लिक्विड होता है इसलिए हमने L लिखा।
तो जैसे हम इस क्विक लाइम या लाइम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन और प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो आप इस इक्वेशन में गौर से देखो, तो मैंने इस रिएक्टेंट किसको कहते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें केमिकल चेंजेस आते हैं। तो चाहे वो रिएक्टेंट हो या जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो जिसको आप प्रोडक्ट कहते हो, उसके फिजिकल स्टेट को बताना चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही दूसरा स्टेप क्या है, मतलब पहला तो ये हुआ। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सब एक ही क्वेश्चन में मिले, लेकिन जब भी मिले, जैसे आप लिखते हो सी फॉर कार्बन, ये सॉलिड होता है तो आप ब्रैकेट में S लिख दो, प्लस ऑक्सीजन गैस होता है तो यहाँ पे आप G लिख दो। जैसे आप कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो आप यहाँ पे CO2 लिखोगे और इसके आगे क्या करोगे, ब्रैकेट में G डाल दोगे। मतलब जो भी फिजिकल स्टेट हमें लिखना है विद इन ब्रैकेट लिखना है। और यहाँ आपको क्लियर हो गया कि सॉलिड होगा तो S लिखना है, लिक्विड होगा तो L लिखना है, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में बना हुआ सॉल्यूशन होगा तो AQ लिखना है। AQ फिर AQ का क्या मतलब हो गया, एक्वस, एक्वागार्ड, एक्वेरियम, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन, जलीय। और अगर गैस है तो G लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, वी शुड मेंशन द कंडीशंस अंडर विच द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। दूसरा काम ये करना चाहिए कि हमें मेंशन द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। These conditions should be written above or below the arrow sign। क्या मीनिंग हुआ कि आपका केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, मतलब कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, क्या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब जानते हो कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब दे डू नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट, बट देयर प्रेजेंस कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपका रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उस कैटलिस्ट का नाम लिखो, कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रहा है उस टेम्परेचर को मेंशन करो, कितने प्रेशर पे हो रहा है उस प्रेशर को मेंशन करो। तो जो भी कंडीशन रिक्वायर है उस रिएक्शन को होने के लिए उस कंडीशंस को जरूर लिखना चाहिए। तो अब हमें जो दूसरा स्टेप उठाना है, क्या करना है कि हमें उस कंडीशन को लिखना है जिस कंडीशन में हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, आपने इसके पहले 6th-7th क्लास में भी पढ़ रखा है। अब जानते हो कि फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कोई केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमारे पास 6CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, तो हमने G लिखा, प्लस और क्या चाहिए इसके लिए रॉ मटेरियल, वाटर। मैंने बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 लगाया हुआ है। वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो हमने L लिखा। अब क्या होगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, क्या आपको पता है कि ये बिना सनलाइट और क्लोरोफिल की हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यानी इसके लिए ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए, सनलाइट का प्रेजेंस और क्लोरोफिल का प्रेजेंस। ये वो दो कंडीशन है, जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब हमें न सिर्फ रिएक्टेंट का नाम लिखना है बल्कि हमें एरो के ऊपर या नीचे उस कंडीशन को बताना है जिस कंडीशन में हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है C6H12O6, तो हमारे पास ये ग्लूकोज बन गया, एक्वस फॉर्म में है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस है, प्लस का 6H2O। मतलब मेन इसमें इक्वेशन का रोल नहीं, मैंने ये बताया कि जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको कहाँ पे लिखना है,
एरो के ऊपर या नीचे। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता है कि अमोनिया के फॉर्मेशन में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो आप लिखते हो यहाँ पे N2, नाइट्रोजन गैस है तो आपने G लिखा, प्लस 3H2, मैं बैलेंसिंग फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये भी गैस है। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपको अमोनिया तो बना देंगे, लेकिन ये सिंपली ऐसे नहीं हो सकता। इस रिएक्शन के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, कुछ स्पेसिफिक प्रेशर भी चाहिए, कैटलिस्ट भी चाहिए, प्रमोटर भी चाहिए होता है। प्रमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो मान लो कि अगर ये 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हो रहा है तो आपको यहाँ प्रेशर भी मेंशन करना पड़ेगा। ये अगर आपको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हो रहा है तो आपको यहाँ टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा। मतलब कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे हो रहा है, अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसका भी लिखो। मतलब ये जो कंडीशंस हैं हमें उन कंडीशन को मेंशन करना पड़ता है। कब? जब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल है कि आप अगर रिएक्शन करा रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, ये भी गैस है, लेकिन कितने प्रेशर पे? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपको बन रहा है मेथेनॉल, CH3OH। इट्स ए काइंड ऑफ एल्कोहल, एक प्रकार का ये अल्कोहल है। ये 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। बाकी आप देख रहे हो कि एक कार्बन है तो यहाँ एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो यहाँ 3 और 1 4। तो आपने सेकेंड पॉइंट में क्या सीखा? इसमें दोनों बातें आ गई। एक, दोनों एग्जाम्पल को देखो, इसमें हमने रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट को बताया, ये गैस है तो हमने G लिखा, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो लिक्विड है तो L भी लिखा। साथ ही साथ मैंने बताया सेकंड पॉइंट में कि ये कंडीशन, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कंडीशन चाहिए? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसके लिए कौन सा कंडीशन चाहिए? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 2 पॉइंट थे। इसके अलावा भी अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको उस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी द इक्वेशन शुड बी रिटन इन बैलेंस फॉर्म। तो थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि इक्वेशन मीन्स केमिकल इक्वेशन, सो केमिकल इक्वेशन should be written in बैलेंस फॉर्म। कोशिश करो जहां तक हो सके कि आप उस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखो। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब बैलेंस इक्वेशन तो आप जानते ही हो कि कैसे बैलेंस इक्वेशन लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि जिसका रिवर्स नहीं हो सकता, जिसका उल्टा नहीं हो सकता। जैसे मिल्क से कर्ड का फॉर्म होना, दूध से दही का बनना, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो वैसे ही जो प्रोसेस, जो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, उसके लिए आप सिंगल एरो यूज करो। जैसे C+ का O2 गिव्स CO2। जब आप कार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन आप इसका उल्टा नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको ऑक्सीजन और कार्बन नहीं मिलेगा। तो अगर इरिवर्सिबल है तो देखो ये सिंगल एरो, मतलब एक बार ऐसे लाइन खींचनी है, यहाँ पे एरो मार देना है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, इसका उल्टा नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए आप डबल एरो यूज कर सकते हो, हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हाफ एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कुछ रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसे भी होते हैं जो आपको रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जिसका रिवर्स पॉसिबल है। अभी जो मैंने आपके सामने अमोनिया का फॉर्मेशन का रिएक्शन जो लिखा था, यानी N2+ का H2, तो यहाँ से आप हाफ एरो फॉरवर्ड, हाफ एरो बैकवर्ड में लगा सकते हो और तब ये बनेगा NH3 अमोनिया। मैंने इसमें कोई फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, नहीं मैंने इसको बैलेंस किया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्या सिखा रहा हूँ कि ये सिंगल एरो कब लगाना है, ये डबल एरो कब लगाना है। सिंगल एरो आप तब लगाओगे यदि रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो जैसे आप कंडीशन चेंज करोगे इधर से, तो क्या होगा कि ये रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे रिएक्शन में आप डबल एरो का यूज करोगे। तो ये था। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ,
जैसे कि इस केस में चाहे इस केस में, तो प्रोडक्ट साइड में आपको हीट लिखना है। आपको पता है कि जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी, साथ ही साथ और क्या निकलेगा, हीट और लाइट एनर्जी। तो चूंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, जिसको कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हो, तो आप प्रोडक्ट साइड में हीट को लिखोगे। लेकिन अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब आपको इसमें क्या करना है, प्लस हीट नहीं लिखना, तब आपको यहाँ पे माइनस हीट लिखना है। तो जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, चाहे आपको पता है कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सारे एंडोथर्मिक ही होते हैं, तो कोई भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख करके आप यहाँ पे माइनस हीट लगा सकते हो। तो ये सारे तरीके थे जिसको आप यूटिलाइज करके और किसी केमिकल इक्वेशन को आप ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। एक आध पॉइंट और जो आप मेंशन कर सकते हो कि अगर रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही हो तो आप अप एरो, गैस इज इवॉल्व्ड। अगर गैस रिलीज हो रही है तो आप अप एरो, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो तो डाउन एरो, पीपीटी इज फॉर्म्ड तो हमें डाउन एरो। तो ये सारे वेज है। मतलब फाइनली अगर हम इस टॉपिक को देखें कि आज अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया कि किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। इंफॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होगा कि उस इक्वेशन को देख करके ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि भाई इसका रिएक्टेंट किस स्टेट में है, प्रोडक्ट किस स्टेट में है, ये रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, क्या ये रिवर्सेबल है, क्या ये इरिवर्सेबल है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस इक्वेशन को देख करके हमें मिल जाए। तो यही टॉपिक था कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो समराइज वे में अगर मैं बोलूँ तो आपके सामने क्या कुछ रखना है। नंबर 1 कि इन ऑर्डर टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव वी शुड मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Mention the physical state means for solid we should write S in bracket, for liquid we should write L, for gas we should write G, for aqueous solution we should write AQ। यानी S, L, G और AQ इन सारी चीज़ों को आप विद इन ब्रैकेट लिखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, जो उसके फिजिकल स्टेट को बताएगा। नंबर 2 कि वी शुड मेंशन द कंडीशंस अंडर विच द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि हमारा वो रिएक्शन, अभी तो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस नहीं आ रहे, लेकिन जैसे आप 11th और 12th क्लास में आओगे तो आपके लिए वो सारे कंडीशंस याद करने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पे ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि टेम्परेचर आप चेंज कर दोगे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी तो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ कंडीशन बहुत मायने नहीं रखता और आप बिना कंडीशन लिखे ही निकल जाते हो, बैलेंस भी नहीं करते। तो यहाँ तो चलो आप सिंपली आज इस 10th क्लास में आप केमिकल इक्वेशन बनाना सीख रहे हो, लेकिन जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। तो आपको आदत यही से डालनी है कि केमिकल इक्वेशन जब भी लिखो तो क्या करो कि फिजिकल स्टेट को लिखो। अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि जो सॉलिड में है उसको आप गैस लिख करके आ जाओ तो गलत हो जाएगा। अगर आप कंफर्म हो कि ये सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड में होता है, ये गैस में होता है, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। आपको दूसरी बात क्या थी कि वी शुड मेंशन द कंडीशन अंडर विच द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तीसरी चीज कि द केमिकल इक्वेशन शुड बी रिटन इन बैलेंस फॉर्म, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपका इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में नहीं होता तो आपको भी पता है कि इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन होता है, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारा रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो ऐसे सिंगल एरो यूज करना चाहिए, अगर रिवर्सिबल है तो हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाफ एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। गैस निकल रही हो तो अप एरो, इसको देखते ही कोई बंदा समझ जाएगा पढ़ने वाला कि भाई इसमें गैस रिलीज हो रही है। अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउन एरो उसके साइड में लिख दो। जैसे आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखा था कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो आप बेरियम सल्फेट ऐसे लिख करके एस भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसके बगल में डाउन एरो डाल दो। जैसे आप डाउन एरो डालोगे कोई भी समझ जाएगा कि ये प्रेसिपिटेट है, यही प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट वाला। तो ये सब करें। अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है तो आप प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लगाओ, अगर रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में माइनस का हीट लगाओ। तो ये सारा, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको वेल क्लियर हो गया होगा। इसमें शायद ही आपको कहीं पे कोई डाउट आ रहा होगा। एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो मेनली उसमें दो बातें बताई गई है आपको, एक तो फिजिकल स्टेट को मेंशन करना और दूसरा कंडीशन को बताना। लेकिन मैंने आपको इन दोनों के अलावा भी कुछ और बातें बता दी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकता है। आई थिंक कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा।
अब बस पढ़ाई करते रहें। आपको पता है कि नवंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं फर्स्ट टर्म वाले, और उसमें आपको ये चैप्टर्स हैं जिसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन भी है, सेकंड लेसन भी है, मेटल और नॉन मेटल का सिर्फ हाफ पार्ट है जो हम वहाँ तक करवाएंगे अभी। इसके अलावा फिजिक्स में हम देखेंगे, लाइट चैप्टर है, ह्यूमन आई है, उसके अलावा बायो में भी हम करेंगे जिसमें आपको लाइफ प्रोसेस करना है, उसके बाद रिप्रोडक्शन भी करना है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के कंटेंट के साथ।